मेडिकल से दवाई खरीद कर अनु घर की तरफ चल पड़ी। आज मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती थी। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके तन मन को तरोताज़ा कर दिया। घर तक पहुंचने में उसे करीब 10 मिनट लगे। अंदर घुसते ही उसकी सास संगीता जी ने उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया। अनु, तुम कहाँ चली गई थी? संगीता जी नाराज़ और परेशान नजर आई। मम्मी जी, मेडिकल से दवाई लाने गई थी। अनु डरी सहमी बोली। सब्जी काटते हुए चाकू से उंगली कट गई थी। देखो, सब्जी काटने का काम विमला का है। हमारी सेवा करने की वह पगार लेती है। उसका काम खुद करने की आदत तुम्हें छोड़नी चाहिए। जी। सास की कही बातों के समर्थन में अनु के मुंह से इतना ही निकला। दवाई लाने इतनी दूर तुम पैदल क्यों गई? क्या ड्राइवर रमेश ने कार से चलने की बात तुमसे नहीं कही थी? कही थी, पर दवा की दुकान है ही कितनी दूर। मैंने सोचा कार से जाने की अपेक्षा पैदल जाकर ही जल्दी लौट आऊँगी। अनु ने सफाई दी। इस घर की बहू हो तुम। अन्य किसी काम से बाहर निकलो तो कार से जाओ। वैसे खुद काम करने की आदत अब छोड़ दो। जी। अनु और कुछ ना बोल सकी। मैं समझती हूँ तुम्हें इन बातों में खास वजन नज़र नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे मायके में कोई इस तरह से व्यवहार नहीं करता। लेकिन अब तुम मेरे कहे अनुसार चलना सीखो। हर काम हमारे ऊंचे स्तर के अनुसार करने की आदत डालो। और सुनो, माया के साथ डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पर जाकर अपनी उंगली दिखा लेना। मम्मी जी, जख्म ज़्यादा गहरा? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपनी सास की पैनी नज़रों से घबरा कर अनु ने उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक समझा। जाओ, नाश्ता कर लो और सारा काम विमला से ही करवाना। अपनी सास के कमरे से बाहर आकर अनु विमला को सिर्फ चाय लाने का आदेश देकर अपने कमरे में चली गई। विवेक की अनुपस्थिति में उसे बड़ी शिद्दत सी महसूस हो रही थी। वह सामने होता तो रो झगड़ कर अपने मन की बेचैनी जरूर कम कर लेती। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में वह अतीत की यादों में खो गई। विवेक के साथ उसका प्रेम विवाह करीब 3 महीने पहले ही हुआ था। एक साधारण से घर में पली बड़ी अनु एक बेहद अमीर परिवार की बहू बनकर आ गई। अनु और विवेक MBA की पढ़ाई के दौरान मिले थे। दोनों की दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता भी न चला। पर कॉलेज के वे दिन बेहद रोमांटिक और मौज मस्ती से भरे थे। अनु को विवेक की अमीरी का एहसास था, पर अमीर घर की बहू बनकर उसे इस तरह घुटन व अपमान का सामना करना पड़ेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अनु चाह कर भी ऐसे मौक़ों पर अपने मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में न रख पाती। वह अजीब सी कुंठा का शिकार होती और बेवजह खुद की नज़रों में अपने को गिरा समझती। ऐसा था नहीं, पर उसे लगता कि सास ससुर व ननंद तीनों ही मन उसका मजाक उड़ाते हैं। सच तो यह है कि उसे बहू के रूप में अपना कर भी उन्होंने नहीं अपनाया। हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती जो अनु के मन में सुख चैन को खंडित कर देती। वह दहेज में जो साड़ियाँ लाई थी, उनकी खरीदारी उसने बड़े चाव से की थी। उसके माता पिता ने उन पर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था, पर यहाँ आकर वह सिर्फ 2 साड़ियाँ पहनने की इजाज़त उसे अपनी सास से मिली। बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहू, साड़ियों में कोई बुराई नहीं है, पर इनकी कम कीमत का अंदाज़ा मेरी परिचित हर औरत आसानी से लगा लेंगी। तब मैं उनकी मखौल उड़ाती नज़रों व तानों का सामना नहीं कर सकूंगी। प्लीज़ तुम इन्हें मत पहनना, या कभी मायके जाओ तो वहाँ जी भर कर पहन लेना। अपनी सास की सलाह सुनकर अनु मन ही मन बहुत दुखी हुई थी। बाद में अनु ने गुस्से से भर कर विवेक से पूछा था, दूसरों की नज़रों में ऊंचा बने रहने को क्या हमें अपनी खुशी व शौक दांव पर लगाने चाहिए? डार्लिंग, क्यों बेकार की टेंशन ले रही हो? विवेक ने बड़े सहज भाव से उसे समझाया। माँ तुम्हें एक से एक बढ़िया साड़ियाँ दिला रही है ना,
उनकी खुशी की खातिर तुम ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। शादी के बाद विवेक के प्रेम में जरा भी अंतर नहीं आया था। इसी बात का उसे सबसे बड़ा सहारा था, वरना वह अपनी ससुराल वालों की अमीरी की दिखावट के कारण अपना बहुत ज़्यादा खून फूंकती। उसके ससुर आलोक जी ने भी उसकी इच्छाओं व भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। अनु विवेक के बराबर की योग्यता रखती थी। दोनों ने MBA साथ साथ किया था। पढ़ लिख कर वह आत्मनिर्भर बनने की इच्छा सदा ही उसके मन में रही थी। विवेक ने अपने खानदानी व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। अनु भी वैसा ही करना चाहती थी और विवेक को इस पर कोई ऐतराज़ न था, पर उसके ससुर आलोक जी ने उसकी बिजनेस में सहयोग देने की इच्छा जानकर अपना एक तरफा निर्णय पल भर में सुना दिया। अपनी भाभी या बड़ी बहन की तरह से काम पर जाने की उसे ना तो ज़रूरत है और ना ही ऐसा करने की इजाज़त मैं उसे दूंगा। अब वह मेरे घर की बहू है और उसे सिर्फ ठाट बाट व रुतबे के साथ जीने की कला सीखने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक बार फिर विवेक उसे प्यार से समझा बुझाकर निराशा व उदासी की कोहरी से बाहर निकाल लाया था। अपने पति की गैर मौजूदगी में ससुराल की आलीशान घर में अनु लगभग हर समय घुटन व बेचैनी अनुभव करती, मगर कभी किसी ने उसके साथ बदसलूकी या उसका अनादर नहीं किया था। फिर भी अनु को हमेशा लगता कि वह शादी करके सोने के पिंजरे में कैद हो गई है। विमला ने चाय की ट्रे लेकर कमरे में प्रवेश किया तो अनु अतीत की यादों से ऊपर आई। उसके आदेश पर विमला चाय की ट्रे मेज पर रख कर बाहर चली गई। खराब मूड के चलते अनु ने कमरे में रखे स्टील के गिलास में चाय बनाई, क्योंकि ठंडे मौसम में स्टील के गिलास में चाय पीने का उसका शौक वर्षों पुराना था। पहली दफ़ा उसकी सास ने उसे स्टील के गिलास में चाय पीते देखकर फौरन टोका था। बहू, वैसे तो चाय गिलास में भी पी जा सकती है। अपने मायके में तुम ऐसा करती ही रही हो, पर यहाँ की बात और है। अच्छा रहेगा विमला चाय की ट्रे सजाकर लाए और तुम हमेशा कप प्लेट में ही चाय पीने की आदत बना लो। आज सुबह वाली घटना के कारण अनु के मन में विद्रोह के भाव थे। तभी उसने चाय गिलास में तैयार की और ऐसा करते हुए उसे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। विवेक फैक्ट्री के काम से 3 दिन के लिए बाहर गांव गया था। पति की गैर मौजूदगी में अनु की व्यस्तता बहुत कम हो गई। चाय पीने के बाद उसने कुछ देर आराम किया। फिर उठने के बाद वह अपने भैया के घर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने दिल्ली जाने की तैयारियों में लग गई। संगीता जी को जब पता चला कि बहू दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है, तो यह सोचकर वह भी पति आलोक जी सहित बहू के साथ हो ली कि रास्ते में अपनी बहन शिमला से मिल लेंगी। मम्मी पापा और भाभी को जाता देखकर माया भी उनके साथ हो ली। संगीता जी की बड़ी बहन शिमला का घर ऐसे इलाके में ही था जहां का विकास अभी अच्छी तरह से नहीं हुआ था। रास्ता काफ़ी खराब था। सड़क पर प्रकाश की ऊंची व्यवस्था नहीं थी। ड्राइवर रमेश को कार चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। संगीता जी जब अपनी बहन के घर पहुंची तो पता चला कि उनका लगभग पूरा परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने मेरठ गया हुआ था। घर में शिमला की छोटी बेटी डॉली और नौकर रामू मौजूद थे। डॉली ने जिद करके उन्हें चाय पीने को रोक लिया। उन्हें वहां पहुंचे अभी 20 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक हवा बहुत तेजी से चलने लगी और अचानक बिजली चली गई। मैं मोमबत्तियाँ लाती हूँ, कहते हुए डॉली रसोई की तरफ चली गई। लगता है बहुत जोर से बारिश आएगी। आलोक जी की आवाज़ चिंता से भर उठी। मौसम का जायज़ा लेने के इरादे से आलोक जी उठकर बाहर बरामदे की दिशा में चले। कमरे में खूब अंधेरा था, सो वह टटोलते टटोलते आगे बढ़े। तभी एक चूहिया उनके पैर के ऊपर से गुजरी। वह घबरा कर उछल पड़े। उनका पैर मेज के पास पाए से उलझा और अंधेरे कमरे में कई तरह की आवाज़ें एक साथ उभरी।
मेज पर रखा शीशे का गुलदान छनाक की आवाज के साथ फर्श पर गिरकर टूट गया। आलोक जी का सिर सोफे के हत्थे से टकराया। चोट लगने की आवाज के साथ उनकी पीड़ा भरी हाय पूरे घर में गूंज गई। क्या हुआ जी? संगीता जी की चीख में माया और अन्नू की चिंतित आवाजें दब गई। आलोक जी किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे थे। उनकी खामोशी ने संगीता जी को बुरी तरह से घबरा दिया। वह किसी पागल की तरह चिल्लाकर डॉली से जल्दी मोमबत्ती लाने को शोर मचाने लगी। डॉली जलती मोमबत्ती ले भागती सी बैठक में आई। उसके प्रकाश में फर्श पर गिरे आलोक जी को देख संगीता जी और माया जोर जोर से रोने लगी। अपने ससुर के औंधे मुंह पड़े शरीर को अनु ने ताकत लगाकर सीधा किया। उनके सिर से बहते खून पर सबकी नज़र एक साथ पड़ी। पापा! माया के हाथ पांव की शक्ति जाती रही और वह सोफे पर निढाल सी परस गई। अन्नू के आदेश पर डॉली ने मोमबत्ती संगीता जी को पकड़ा दी। रामू भी घटनास्थल पर आ गया। अन्नू ने रामू और माया की सहायता से मूर्छित ससुर को किसी तरह उठाकर सोफे पर लेटाया। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। माया घाव की गहराइयों को देखते हुए बोली। भाभी, आप बाहर खड़े ड्राइवर को बुला लाओ। संगीता अपने पति को होश में लाने की कोशिश रोते रोते कर रही थी और अनु भयभीत और अश्रुपूरित आंखों से अधलेटी सी पूरे दृश्य को देखे जा रही थी। माया बाहर से आकर बोली, भाभी, आपका ड्राइवर गाड़ी के पास नहीं है। मैंने तो आवाज़ भी लगाई लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं देखती हूँ मम्मी, आप हथेली से घाव को दबा कर रखिए। संगीता जी की हथेली घाव पर रखवा कर अनु मेन गेट की तरफ बढ़ गई। डॉली भी उसके पीछे पीछे हो ली। तुम्हारे मौसा जी को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। डॉली, यहाँ पड़ोस में कोई डॉक्टर है? नहीं भाभी, डॉली ने इनकार में सिर हिलाया। नज़दीकी अस्पताल कहाँ है? बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर। टैक्सी या 3 व्हीलर कहाँ मिलेगी? मेन रोड पर। चल मेरे साथ। कहाँ भाभी? टैक्सी या 3 व्हीलर लाने। उसी में पापा को अस्पताल ले चलेंगे। अंधेरे में डूबी गली में दोनों तेज चाल से मुख्य सड़क की तरफ निकल गई। तभी बादल जोर से गरजे और तेज बारिश पड़ने लगी। सड़क के गड्ढों से बचती बचाती दोनों करीब 10 मिनट में मुख्य सड़क पर पहुंची। बारिश ने दोनों को बुरी तरह से भिगो दिया था। एक तरफ उन्हें रिक्शा खड़े नजर आए तो वे उसकी ओर चल दी। अनु ने रिक्शा के अंदर बैठे हुए ड्राइवर से कहा, भैया अंदर कॉलोनी में चलो, एक मरीज को अस्पताल तक ले जाना है। कौन से अस्पताल? ड्राइवर ने रूखे स्वर में पूछा। किसी भी पास के सरकारी अस्पताल में ले चलना है। अब ज़रा जल्दी चलो, अंदर सड़क बड़ी ख़राब है मैडम, रिक्शा निकल जाएगा। किसी और को ले आओ मैडम, मौसम बेहद ख़राब है। बहन जी, आप मेरी रिक्शा में बैठे, एक सरदार ड्राइवर ने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा। धन्यवाद भैया, अनु ने डॉली के साथ रिक्शा में बैठते हुए कहा। सरदार जी सावधानी से रिक्शा चलाने के साथ साथ उन दोनों का हौसला भी अपनी बातों से बढ़ाते रहे। घर पहुंचने के बाद वह उन दोनों के पीछे पीछे बैठक में चले आए। मम्मी, मैं 3 व्हीलर ले आई हूँ, पापा को अस्पताल ले चलते हैं। अन्नू की आवाज़ में जरा भी कंपन नहीं था। आलोक जी होश में आ चुके थे पर अपने अंदर बैठने या बोलने की शक्ति महसूस नहीं कर रहे थे। चिंतित नज़रों से सबकी तरफ देखने के बाद उनकी आंखें भर आई। इनसे चला नहीं जाएगा। पंजे में मोच आई है और दर्द बहुत तेज है। घाव को दबाकर बैठी संगीता जी ने रुआसी स्वर में उसे जानकारी दी। ड्राइवर भैया, आप पापा जी को बाहर तक ले चलने में हमारी मदद करेंगे? अनु ने मदद मांगने वाली नज़रों से सरदार जी की तरफ देखा। जरूर बहन जी, फिक्र की कोई बात नहीं। हट्टे कट्टे सरदार जी आगे बढ़े और उन्होंने अकेले ही आलोक जी को अपनी गोद में उठा लिया। 3 व्हीलर में पहले संगीता जी और फिर अन्नू बैठी। उन्होंने आलोक जी को अपनी गोद में लिटा लिया। सरदार जी ने डॉली और माया को
पास की सरकारी अस्पताल का रास्ता समझाया और ड्राइवर के लौटने पर कार अस्पताल लाने की हिदायत देकर रिक्शा अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। बिजली की कौंध व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश थमी नहीं थी। मुख्य सड़क के किनारे बने छोटे से सरकारी अस्पताल में व्याप्त जामी का सामना उन्हें पहुंचते ही करना पड़ा। वहां के कर्मचारियों ने खस्ता हाल स्ट्रेचर सरदार जी को मरीज लाने के लिए थमा दिया। अंदर आपातकालीन कमरे में डॉक्टर का काम 2 कंपाउंडर कर रहे थे। डॉक्टर साहब अपने बंद कमरे में आराम फरमा रहे थे। डॉक्टर को बुलाने की अन्नू की प्रार्थना का कंपाउंडरों पर कोई असर नहीं पड़ा तो वह एकदम से चिल्ला पड़ी, डॉक्टर यहाँ सोने आते हैं या मरीजों को देखने? मैं उठाती हूँ उन्हें। और इसी के साथ अनु डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़ी। एक कंपाउंडर ने अनु का रास्ता रोकने की कोशिश की तो सरदार जी उसका हाथ पकड़कर बोले, बादशाह हो, इन बहन जी से उलझे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह पुलिस कमिश्नर की रिश्तेदार हैं। इंसान की पर्सनैलिटी देखकर उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाना सीखो और अपनी नौकरी को खतरे में डालने से बचाओ। एक ने भागकर अन्नू के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर ने नाराज़गी भरे अंदाज में दरवाज़ा खोला। कंपाउंडर ने उन्हें अंदर ले जाकर जो समझाया उसके प्रभाव में आकर डॉक्टर की नींद हवा हो गई और वह आलोक जी को देखने चुस्ती से कमरे से बाहर निकल आया। डॉक्टर को जख्म सीलने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा। आलोक जी के पैर में एक कंपाउंडर ने बैंडेज बड़ी कुशलता से बांध दिया, दूसरे ने दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगता नहीं कि हड्डी टूटी है, पर कल इनके पैर का एक्सरे करा लेना। दवाइयाँ मैंने पर्चे पर लिख दी हैं, इन्हें 5 दिन तक खिला देना। अगर हड्डी टूटी निकली तो प्लास्टर चढ़ेगा। माथे के घाव की पट्टी 2 दिन बाद बदलवा दीजिएगा। डॉक्टर ने बड़े अदब के साथ सारी बात समझाई। तभी रमेश, डॉली और माया वहां आ पहुंचे। माया अपने पिता की छाती से लगकर रोने लगी। रमेश ने संगीता जी को सफाई दी। साहब ने कहा था कि घंटे भर बाद चलेंगे। मैं सिगरेट लाने की दुकान ढूंढने लगा तो जोर से बारिश आ गई। मुझसे गलती हुई, मुझे कार से दूर नहीं जाना चाहिए था। स्ट्रेचर पर लिटाकर दोनों कंपाउंडर आलोक जी को कार तक ले आए। अनु ने उन्हें इनाम के तौर पर 5,000 रुपये संगीता जी से दिलवाए। सरदार जी तो किराए के पैसे तक नहीं ले रहे थे। अपनी इस छोटी बहन की तरफ से उसके भतीजे भतीजियों को मिठाई खिलवाना। अनु के ऐसा कहने पर ही भावुक स्वभाव वाले सरदार जी ने बड़ी मुश्किल से सिर्फ 500 रुपये का नोट पकड़ा। विदा लेने के समय तक सरदार जी ने अनु के हौसले व समझदारी की प्रशंसा करना जारी रखा। इसी तरह का काम लौटते समय डॉली भी करती रही। वह इस बात से बहुत प्रभावित थी कि अंधेरे और बारिश की चिंता न कर अनु भाभी निडर भाव से 3 व्हीलर लाने निकल पड़ी थी। डॉली को उसके घर छोड़ वह सब वापस लौट पड़े। सभी के कपड़े खराब हो चुके थे। आलोक जी को आराम करने की ज़रूरत भी थी। उस रात सोने जाने से पहले संगीता जी और माया अनु से मिलने उसके कमरे में आईं। बहू, आज तुम्हारी हिम्मत और समझबूझ ने बड़ा साथ दिया। हमारे तो उनकी खराब हालत देखकर हाथ पैर ही फूल गए। तुम ना होती तो ना जाने क्या होता। अनु को छाती से लगाकर संगीता जी ने एक तरह से उसे धन्यवाद दिया। भाभी, मुझे भी अपनी जैसी साहसी बना दो। अपने ढीलेपन पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, माया ने कहा। बहू, तुम्हारे सीधे साधे व्यक्तित्व की खूबियाँ हमें आज देखने को मिली। मुसीबत के समय हम माँ बेटी की चमक दमक फीकी पड़ गई। हम बेकार तुम्हें कमियाँ निकालते थे। जीवन की चुनौतियों व संघर्षों का सामना करने का आत्मविश्वास तुम्ही में ज़्यादा है। तुम्हारा इस घर की बहू बनना हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है। भावुक नज़र आ रही संगीता जी ने एक तरह से अपने अतीत के रूखे व्यवहार के लिए अनु से माफ़ी मांगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई।
अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।